सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और वो घोषणा ये है कि 26 नवंबर को, यानी अभी अक्टूबर शुरू होने वाला है तो लगभग 2 महीने का समय है, तो 26 नवंबर को ईवीएम के मुद्दे को लेकर, क्योंकि ईवीएम में जो फ्रॉड होता है उस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली में, उस चुनाव आयोग के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है 26 नवंबर को। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईवीएम के मुद्दे पर पूरे भारत में केवल मात्र भारत मुक्ति मोर्चा या बामसेप ही ऐसा संगठन है जो ईवीएम के मुद्दे पर लगातार लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बाकी दूसरी जो पार्टियां हैं तो वो ईवीएम के मुद्दे पे कुछ बोल रही नहीं बोल रही, कभी कभार उनको चिमटी कोई अगर ले लेता है तो फिर बोल देती है। तो लेकिन जिसे एक मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये ईवीएम जो है, एक बार मेश्राम साहब ने एक भाषण में कहा था कि ईवीएम ये ब्राह्मणों का ब्रह्मास्त्र है, आज के समय का आधुनिक भारत का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इस ईवीएम ने पूरे भारत के ऊपर उनकी सत्ता बनाए रखने में हेल्प की है, उसको सफलता में परिवर्तित किया है। तो इसलिए ये बहुत ये ब्रह्मास्त्र के जैसा है, तो इससे लड़ना बहुत जरूरी है, इसको निपटाना बहुत जरूरी है। तो अब इसके लिए जो है 26 नवंबर को वहां रैली कर रहे हैं। अब ये रैली तो हमें आज के समय में दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड आप सब जानते हैं कि ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पहला पार्ट निकाला, उसके बाद में दूसरा पार्ट निकाला, पूरे भारत में निकाला। लोग जो है इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। बहुत सारे अपने आप को दृढ़ शायने समझने वाले लोग थे, इंजीनियर थे, बड़े बड़े ऐसे अपने आप को जो बुद्धिमान समझते हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन लगातार प्रचार प्रसार करने और सबूतों के आधार पर मेश्राम साहब ये बात समाज को बताने में कामयाब हो गए कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है, उससे फ्रॉड होता है और फ्रॉड करके फिर चुनाव जीता जाता है, वोटों की चोरी होती है। तो तब जाके आज रैली करने लायक हुए। नहीं तो हमारे समाज में जो लोग हैं, तुम चुनाव आयोग के खिलाफ में रैली क्यों नहीं करते? तुम वहां दिल्ली में क्यों नहीं जाते? तुम संसद के खिलाफ रैली क्यों नहीं करते? अरे तो क्या जादू की छड़ी है क्या कि तुम्हारे कहने से हो गया और चले जाए? उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, सारा माहौल बनाना पड़ता है, अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है, लोगों की सोच में परिवर्तन करना पड़ता है। आज की तारीख में भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कहेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है? कोई नहीं है। इतने सबूत दे दिए, इतने भाषण हो गए मेश्राम साहब की, इतनी रैलियां हो गई, इतने जगह बामसेप के कार्यकर्ताओं ने समझा के बताया कि शंका कुशंका जितनी थी सारी समाप्त हो गई। अब कोई शंका कुशंका नहीं बची कि ईवीएम में गड़बड़ होती है कि नहीं होती है। अब एक सिरे से सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, ईवीएम में गड़बड़ होती है। क्या होता है कि एक बार जब चुनाव हुए, दूसरी बार हुए, तो लोगों को लगता नहीं भाई नहीं होती होगी। अब लेकिन मेश्राम साहब तो अंदर तक घुसे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी, और लड़ाई लड़ने की वजह से उनको और बहुत सारी अंदरूनी बातें पता चली, सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में बातें पता चली, लोगों को तो नहीं पता होता है। तो ये सारी जानकारी जब समाज को दी, तब जाकर आज चुनाव आयोग पर रैली निकालने में हम लोग उस लायक बने कि हम दिल्ली में चुनाव आयोग मुख्यालय पर रैली निकाल सकते हैं। तो पिछली बार आरएसएस मुख्यालय पर निकाली थी, क्योंकि वो तो हमारे फंडामेंटल राइट को ही दबाने का कार्यक्रम चला रहे थे। जहां मेश्राम साहब के कार्यक्रम हो रहे थे तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से और दूसरे जो वहां के छोटे भैया जो नेता थे, उन नेताओं के माध्यम से कार्यक्रम को रोकने का प्लान बनाया था उन्होंने। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है बोलने का, उस बोलने के खिलाफ में वो लोग खड़े हो गए थे। तो इसलिए फिर आरएसएस मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च किया। तब से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जा रही है। अभी चुनाव आयोग जो है, तो चुनाव आयोग की जैसी मेश्राम साहब ने आज घोषणा की, चुनाव आयोग की हवा टाइट हो गई होगी, उसकी हालत पतली हो गई होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेश्राम साहब ने जब घोषणा कर दी तो फिर तो टस से मस होने वाले है नहीं, और ना ही कार्यकर्ता ऐसे है, कैडर बेस्ड लोगों का संगठन है, वो भी टस से मस नहीं होने वाले। और रियल फैक्ट ये है कि ईवीएम से सारे परेशान है। तो हो सकता है कि उनकी अपनी मजबूरी रहती हो, वो नहीं बोल पा रहे या जो भी है, लेकिन उनकी भी मानसिकता इस तरफ बन गई है कि हाँ, ईवीएम में फ्रॉड होता है, ईवीएम से चुनाव में घोटाला होता है, और इस कारण जो है बीजेपी जीत कर आती है। तो अब चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर किया था, वहां पर केस जीत भी गए, उसके बावजूद चुनाव आयोग नहीं माना।
100% पेपर ट्रेल मशीन की गिनती होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, इसके भी ऑर्डर निकाले गए थे, फिर भी उसको नहीं माना। बाद में कांग्रेस के माध्यम से उसको 50% किया गया और फिर 2% पे सुप्रीम कोर्ट ने लाया। तो इतना मतलब उसकी हद होती है ना, सहन करने की भी हद होती है। अब पूरी दुनिया में ये मैटर जाएगा। आरएसएस के मुख्यालय पर गए थे तो पूरे भारत में गया था, लेकिन चुनाव आयोग के मुख्यालय पर जाएंगे तो पूरी दुनिया में ये मैटर जाएगा। और दुनिया की जो सरकार है वो सरकार इस बात पे नजर रखेगी कि भारत की जनता, भारत के चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था है, संविधान ने उसको स्वतंत्र अपना पावर दिया हुआ है कि अपने निर्णय ले सकती है, उसमें ना ही सरकार कुछ बोल सकती है, उसके बावजूद वो सरकार के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। ऐसा इस टाइप का मतलब उनका चरित्र दिखाई देता है। तो ये पूरी दुनिया में ये न्यूज जाएगी और फिर आगे चुनाव आयोग को बहुत परेशानी इसकी उठानी पड़ेगी। ये बात इस मेश्राम साहब ने जो घोषणा की उस घोषणा से समझ में आती है। ये छोटी सी क्लिप जो मेश्राम साहब ने की, मेश्राम साहब ने घोषणा की, उसको आप सुनिए। साथियों, 2023 में विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में दोबारा ईवीएम का यूज और मिसयूज होने वाला है। मैं यकीन के साथ, विश्वास के साथ ये कहता हूं कि ये यूज और मिसयूज होने वाला है। इसलिए ईवीएम से होने वाले चुनाव को भारत में वास्तविक चुनाव नहीं माने जा सकते। ईवीएम मशीन के द्वारा जो रिजल्ट निकाले जाते हैं वो रिजल्ट भारतीय प्रजा के वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वास्तविक ओपिनियन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में वाराणसी में 1,86,000 वोट ज्यादा निकला। नमूने के तौर पर अगर इस बात को हम लोग ग्रहण करते हैं तो यह प्रमाणित हो जाता है, यह सिद्ध हो जाता है कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आने के पहले भारत में बाइपोलर सिस्टम अवेलेबल नहीं था, द्विदलीय तंत्र उपस्थित नहीं था। मगर ये द्विदलीय तंत्र जो है वो ईवीएम के द्वारा स्थापित किया गया। वो तंत्र यह है कि 2004-2009 में कांग्रेस ने चुनाव जीता और 2014 और 2019 में बीजेपी ने चुनाव जीता। इसलिए यह बात प्रूव हो जाती है, यह सिद्ध हो जाती है कि ईवीएम की वजह से दो दलीय सिस्टम जो है सामने आ रहा है, जो 2000 तक उपलब्ध नहीं था। ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां ये मनुवादी पार्टियां हैं और ये जो मनुवादी पार्टियां हैं उसके नियंत्रण में है। ये मनुवादी लोगों के नियंत्रण में ये पार्टियां चल रही है, उन्हीं के लोगों के द्वारा ये बनाई हुई पार्टियां हैं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में अमित शाह ने यह कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 29% ओबीसी के प्रतिनिधि हमारे हैं। यदि 29 मिनिस्टर है, ऐसा वो कहते हैं। अगर ऐसा है, प्रधानमंत्री भी है, 29 मिनिस्टर भी है, प्रतिनिधित्व भी है, प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? अगर वो अपने हक और अधिकार के बारे में
बोलने का अधिकार उनको दिया गया, अगर वो बोलते नहीं है तो उनको प्रतिनिधि कैसे कहा जा सकता है? सबूत के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा है। अगर मान लो प्रमाणशील न्याय देने का सिद्धांत लागू करना है, लोकतंत्र है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देने का मामला है, अगर यह मामला सामने आए तो ये तो गिनती करने के बाद ही पता चलेगा। और अगर देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का हो और 29 मिनिस्टर ओबीसी के हो और 29% प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी में है और उनको बोलने का ही अधिकार नहीं है, इसको थोड़ी प्रतिनिधित्व माना जाएगा। ये तो केवल संख्या है। संख्या और प्रतिनिधित्व ये दो अलग अलग बातें हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन कहा। भारतीय जनता पार्टी के जो 29% एमपी है, 29 मिनिस्टर है, ए नॉमिनेटेड है। एंड दोज हु नॉमिनेट, जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया उनका पावर है, मनुवादी लोगों का पावर है, इसलिए उनकी संख्या है। और फिर भी उनको बोलने, इस वजह से उनको बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने नहीं दिया जाता तो क्या मतलब है? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, पहले से ही नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन था। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। ईवीएम मशीन के द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया जाता है किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। ईवीएम मशीन के द्वारा पार्टी को टारगेट किया जा सकता है, इंडिविजुअल को टारगेट किया जा सकता है और टारगेट करके चुनाव में जितवाया और हरवाया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है जिसको आधार बनाकर यह बात कही जा सकती है। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय किया 26 नवंबर को दिल्ली में लाखों लोगों का मोर्चा चुनाव आयोग के ऊपर लेकर जाया जाएगा कि लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए, या जो ईवीएम मशीन के द्वारा, ईवीएम मशीन में जो वोट डाले जाते हैं और जो पेपर ट्रेल में डाले जाते हैं, दोनों की गिनती होनी चाहिए और दोनों की 100% गिनती होने के बाद उसको टैली करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये वास्तविक चुनाव नहीं माने जा सकते। इसलिए हम इसके विरोध में हैं और इसका विरोध करने के लिए लाखों की संख्या में लोग सारे देश भर से, मैं देश भर के लोगों को, सारे देश के लोगों को, 32 स्टेट के, 567 स्टेट के और जो नए जिले तैयार हो रहे हैं, दिसंबर तक हम लोग 729 जिलों में हमारे संगठन का जाल तैयार कर रहे हैं, उसमें से सारे देश भर के लोग जो है वो उसके विरोध में आंदोलन करने के लिए दिल्ली में लाखों की संख्या में आए और चुनाव आयोग के ऊपर हमें यह मोर्चा लेकर जाना है। मैं तमाम भारत के लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं और खास तौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी कुनबी मराठा लोगों को अपील करना चाहता हूं कि वो सारे लोग जो है दिल्ली में चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा निकालने में लाखों की संख्या में सहभागी हो। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।